हेलो दोस्तों, लीगल क्रिएटिविटी में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की दूसरी वीडियो, जिसमें हम सिविल प्रोसीजर कोड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे जो सभी राज्यों की न्यायिक परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकारिता से संबंधित वाद प्रश्न को तब ही प्रारंभिक वाद प्रश्न के रूप में विचारित किया जा सकता है जबकि उसको साक्ष्य अभिलिखित किए बिना निर्णित किया जा सकता हो। यह सिद्धांत निम्न में से किस वाद में प्रतिपादित किया गया? पहला ऑप्शन है रामदयाल बनाम पन्नालाल, दूसरा दयाराम बनाम बाबूलाल, तीसरा छज्जूराम बनाम नेकी, चौथा ऑप्शन है नाथू प्रसाद बनाम सिंघई कपूरचंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 रामदयाल बनाम पन्नालाल। रामदयाल बनाम पन्नालाल AIR 1978 के वाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायालय की अधिकारिता संबंधी वाद पद प्रारंभिक वाद पद है और ऐसे वाद पद के विनिश्चय के लिए साक्ष्य लिया जाना आवश्यक नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रश्न का निर्धारण निष्पादनकर्ता न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा? पहला ऑप्शन है आज्ञप्ति का निष्पादन, दूसरा आज्ञप्ति का संशोधन, तीसरा आज्ञप्ति का उन्मोचन, चौथा ऑप्शन है आज्ञप्ति की तुष्टि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 आज्ञप्ति का संशोधन। CPC की धारा 47 में दिया गया है उन सभी प्रश्नों का जो उस वाद के पक्षकारों या उसके प्रतिनिधियों के बीच पैदा होते हैं जिनमें डिक्री पारित की गई थी और जो डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित हैं, उनका अवधारण डिक्री के निष्पादन करने वाला न्यायालय द्वारा किया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता उपबंध करती है। पहला ऑप्शन है स्थायी व्यादेश देने के लिए, दूसरा ऑप्शन अस्थायी व्यादेश देने के लिए, तीसरा ऑप्शन शाश्वत व्यादेश देने के लिए और चौथा ऑप्शन है अज्ञापक व्यादेश देने के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 अस्थायी व्यादेश देने के लिए। CPC के सेक्शन 94 में अनुपूरक कार्रवाइयां दी गई हैं, जिसमें सेक्शन 94C में कोर्ट न्याय के उद्देश्यों को विफल होने से रोकने के लिए अस्थायी व्यादेश जारी करता है और ऐसे आदेश की आज्ञा के उल्लंघन में उस व्यक्ति को सिविल कारागार के सुपुर्द कर सकेगा और आदेश दे सकेगा कि उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाए और उस संपत्ति का विक्रय कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सरकार के विरुद्ध किसी वाद के मामले में जो रेलवे से संबंधित हो, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 80 के अधीन नोटिस देना होता है। पहला ऑप्शन है सचिव भारत सरकार को, दूसरा रेलवे के अध्यक्ष को, तीसरा सचिव रेल मंत्रालय को, चौथा ऑप्शन है रेलवे के महाप्रबंधक को। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 रेलवे के महाप्रबंधक को। धारा 80 के अंतर्गत सरकार के विरुद्ध या किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध वाद संस्थित किए जाने से पहले नोटिस दिए जाने का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत यदि केंद्रीय सरकार के विरुद्ध वाद संस्थित करने के मामले में उसके सचिव को नोटिस देना होगा, रेलवे के अगेंस्ट केस करने के मामले में रेलवे के महाप्रबंधक को देना होगा, जम्मू कश्मीर राज्य के अगेंस्ट केस करने के मामले में मुख्य सचिव को या इस काम के लिए जो भी प्राधिकृत किया गया हो उसे देना होगा, और अन्य किसी राज्य सरकार के मामले में राज्य के सचिव को या जिले के जिला अधिकारी को नोटिस दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील सुनवाई हेतु किस आधार पर प्रस्तुत की जाएगी? पहला ऑप्शन है एक पक्षीय पारित अपीली डिक्री पर, दूसरा विधि एवं तथ्य के सारभूत प्रश्न पर, तीसरा उच्चतम न्यायालय के समाधान होने पर, चौथा उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 एक पक्षीय पारित अपीली डिक्री पर। CPC के सेक्शन 100 में द्वितीय अपील का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत यदि उच्च न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि इस मामले में विधि का सारवान प्रश्न स्थित है तो द्वितीय अपील हो सकेगी। और CPC की धारा 100 की उपधारा 2 में दिया गया है एक पक्षीय पारित अपीली डिक्री की अपील इस धारा के अधीन हो सकेगी, इसलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्न में से किस धारा में यह उपबंधित किया गया है कि पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है? पहला ऑप्शन है धारा 96 उपधारा 1, दूसरा धारा 96 उपधारा 2, तीसरा धारा 96 उपधारा 3, चौथा ऑप्शन है धारा 96 उपधारा 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 धारा 96 उपधारा 3। CPC के सेक्शन 96 में मूल डिक्री की अपील के प्रावधान दिए गए और CPC की धारा 96 उपधारा 3 में दिया गया है पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है उसकी कोई अपील नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रतिवादी को अपना लिखित कथन न्यायालय में दाखिल करने की सामान्यतः समय सीमा है। पहला ऑप्शन समन की तामील के 15 दिन के अंदर, दूसरा समन की तामील के 30 दिन के अंदर, तीसरा समन की तामील के 7 दिन के अंदर, चौथा ऑप्शन है समन की तामील के 90 दिन के अंदर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 समन की तामील के 30 दिन के अंदर।
सीपीसी के ऑर्डर 8 रूल 1 के अनुसार सामान्यतः प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन दाखिल करने की समय सीमा समन तामील किए जाने की तारीख से 30 दिन के अंदर है। इसका मतलब है कि नॉर्मली 30 दिन है। इसमें एक परंतु भी है जो कहता है जहां प्रतिवादी 30 दिन की समय सीमा के अंदर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है तो न्यायालय लिखित कथन दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ा सकता है जो 90 दिन के बाद की नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का पुनर्विलोकन किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है अपील न्यायालय द्वारा, दूसरा उच्च न्यायालय द्वारा, तीसरा जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा, चौथा निर्णय पारित करने वाले न्यायालय द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 निर्णय पारित करने वाले न्यायालय द्वारा। सीपीसी की धारा 114 में पुनर्विलोकन दिया गया जिसके अंतर्गत पुनर्विलोकन का आवेदन डिक्री पारित करने वाले या आदेश पारित करने वाले उसी न्यायालय में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिवचनों के संशोधन के लिए आवेदन किस प्रावधान के अंतर्गत पेश किया जाता है। पहला ऑप्शन है आदेश 6 नियम 5, दूसरा आदेश 6 नियम 15, तीसरा आदेश 6 नियम 12, चौथा आदेश 6 नियम 17। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 आदेश 6 नियम 17। सीपीसी के ऑर्डर 6 रूल 17 में अभिवचन का संशोधन दिया गया। इसके अंतर्गत न्यायालय दोनों में से किसी भी पक्षकार को कार्यवाही के किसी भी स्टेज पर आवश्यक संशोधन करने के लिए आज्ञा दे सकेगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता में एक सिविल न्यायालय उसके समक्ष लंबित कार्यवाही में किसी संपत्ति के संबंध में निर्णय से पहले कुर्की का आदेश दे सकता है उन प्रावधानों के अंतर्गत जो अंतर्वृष्ट हैं। पहला ऑप्शन है आदेश 37, दूसरा आदेश 38, तीसरा आदेश 39, चौथा आदेश 40। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 आदेश 38। ये क्वेश्चन ऑर्डर 38 रूल 6 से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत प्रतिवादी न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर प्रतिभूति देने में असफल रहता है या ये बताने में असफल रहता है कि उसे प्रतिभूति क्यों नहीं देनी चाहिए तो न्यायालय निर्णय से पहले कुर्की का आदेश दे सकेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और आप हमारे यूट्यूब चैनल लीगल क्रिएटिव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप हमें फेसबुक एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसमें हम आपके लिए डेली एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट केसेस एंड डेली करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप एजुकेशन या नॉलेज पर्पज से कुछ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक ग्रुप लीगल क्रिएटिव को जरूर ज्वाइन करें। इन सबके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप लिंक्स को चेक करिए और आपको अच्छा लगे तो हमसे जरूर जुड़िए। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।